नमस्कार दर्शकों, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों से परिपूर्ण एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फेफड़ों से जुड़ी हुई एक बड़ी समस्या जिसे हम अस्थमा के नाम से जानते हैं। देश की बहुत बड़ी आबादी इस समस्या से पीड़ित है, चाहे वो गांव में रहने वाली आबादी हो, चाहे शहरों में रहने वाली आबादी हो, चाहे वे बच्चे हों, युवा हों या बड़ी उम्र के लोग हों। यह बीमारी होती क्यों है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे इस बीमारी को हम डायग्नोज कर सकते हैं और इस बीमारी के मरीज की जो मेडिसिन्स हैं उनमें क्या इसके इलाज उपलब्ध हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे इस एपिसोड में। और इसके लिए हमारे साथ इस बीमारी की बहुत अच्छी विशेषज्ञ मौजूद हैं जो शहर की जानी मानी चिकित्सक भी हैं और फेफड़े की रोग की विशेषज्ञ भी हैं। तो आज हम मिलने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर अंकिता चौकसे से। अंकिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अंकिता जी, ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि ये जो अस्थमा है एग्जैक्टली है क्या और इसका प्रेवलेंस किस तरह का है। तो अस्थमा को अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो अस्थमा फेफड़ों के श्वास नलिकाओं की एलर्जी है। मतलब आपकी जो श्वास नलिकाएं नाक से लेके लंग्स तक जाती हैं, जब उसमें एलर्जी का मैनिफेस्टेशन होता है तो वो अस्थमा के रूप में मैनिफेस्ट करता है। और इसका प्रेवलेंस अराउंड 10% है। मतलब 100 में से हर 10 व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी अस्थमा का प्रभाव आया होता है। जी, तो ये जो आपने बताया कि एयरवेज या सांस की नली की ये समस्या होती है, तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है जिसकी वजह से ये ट्रिगर होता है और जो समस्या आती है वो क्यों आती है? जब भी आपको आप किसी ट्रिगर्स को इनहेल करते हैं, पहले तो हम देखें ट्रिगर्स क्या होते हैं। ट्रिगर्स वो चीज़ होते हैं जो आपके अस्थमा को स्टार्ट करते हैं जी। और ट्रिगर्स बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे कि डस्ट, धूल मिट्टी, स्मोक मतलब बीड़ी का धुआं, या फिर किसी पेट्स का आपके पास आना, पेट्स के फर्स का आपके पास आना, या फिर ऑक्यूपेशनल जैसे कि ऑक्यूपेशनल में डस्ट, वुड डस्ट और अन्य प्रकार की डस्ट का प्रभाव। दूसरा, कुछ खाने में आने से भी अस्थमा होता है, जैसे कि नट्स या फिर आपका ठंडे पदार्थ, नींबू, ठंडा पानी, इन सब से अस्थमा स्टार्ट हो सकता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छा आउटलाइन हमारे दर्शकों को दी कि ताकि वो समझ सकें कि एग्जैक्टली अस्थमा में होता क्या है और वो उसके ट्रिगर्स क्या होते हैं। अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये बीमारी जो है इसके लक्षण किस तरह के दिखाई दें तो हम समझ पाएँ कि ये अस्थमा है। तो जैसे कि हमने इससे पहले ट्रिगर्स की बात की, जब ये ट्रिगर्स आपके कांटेक्ट में आते हैं तो ये आपके जो एयरवेज हैं उसमें सूजन पैदा कर देते हैं। इस सूजन के कारण व्यक्ति को सांस भरती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उन्हें लगता है हम या तो सांस अंदर नहीं ले पा रहे हैं या निकाल नहीं पा रहे हैं। दूसरा, उन्हें खांसी आती है, तेज़ खांसी आना, ऐसी खांसी के दौरे होना जो कि कंट्रोल ना हो। तीसरा, छाती में जकड़न महसूस होना, इनको ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर सांस ही नहीं आ रही है, छाती जकड़ गई है। और अन्य लक्षण भी होते हैं जैसे कि सीटी सीटी आवाज़ आना। दूसरा, सर्दी जुकाम होना, गले में खराश होना, नाक से पानी आना, छींके आना। तो ये सब विभिन्न लक्षण हैं अस्थमा के, मगर मेन लक्षण आपका सांस फूलना और अनकंट्रोलेबल खांसी आना। जी जी, तो डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि अगर ये लक्षण दिखाई दें तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी डायग्नोसिस के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, किस तरह की जांचें इसमें इन्वॉल्व होती हैं ताकि हम पता लगा सकें कि ये बीमारी अस्थमा है। तो कई बार अस्थमा पकड़ में ही आता है। लोग समझते हैं आमतौर में ठंडा कुछ खा लिया तो हमें खांसी हो गई, या हमने नींबू खा लिया तो खांसी हो गई, ऐसे लोग हमें बताते हैं। मगर कई बार ये अस्थमा की खांसी होती है, ऐसी खांसी जो आप काफ़ी कॉफ सिरप्स लेने के बाद भी आपके कंट्रोल नहीं होती है, या आपने विभिन्न डॉक्टरों को दिखाया होता है और वो कभी पकड़ में नहीं आता, तो आपके अस्थमा का इलाज नहीं होता। तो अस्थमा जैसे ही आपको लगे कि हमें अस्थमा के लक्षण आ रहे हैं तो आप एक फेफड़े के विशेषज्ञ डॉक्टर को अवश्य परामर्श करें। वो आपकी पहले हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री मतलब आपके लक्षण जानेंगे। उसके बाद वो पीएफटी मतलब फेफड़ों की मशीन के द्वारा फेफड़ों की जांच करेंगे, आपका एक्सरे निकाला जाएगा, साथ ही कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, ये सब देखा जाएगा। इन सब के रिजल्ट्स के बाद अस्थमा का डायग्नोसिस होता है। जी जी, तो बात हो गई डायग्नोसिस की और अब आती है बात ट्रीटमेंट की। हाँ जी। अगर आपको ये बीमारी डिटेक्ट हो गई है
टेक्स्ट में आपको कंफर्म हो गया है कि ये आपको अस्थमा है, तो इसकी जो अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। ट्रीटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका इन्हेलर। अब इन्हेलर एक ऐसी चीज़ है जिससे सब डरते हैं जी। स्पेशली गांव की जो पॉपुलेशन है उन्हें ऐसा लगता है कि भाई इन्हेलर दे दिया मतलब आदत पड़ गई उसकी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्हेलर की आदत नहीं पड़ती है, अपितु बीमारी को सबसे अच्छा कंट्रोल करता है, क्योंकि इन्हेलर का जो मेडिसिन होता है वो बस आपके लंग्स में जाता है और वहीं पे इफ़ेक्ट करता है, जहाँ पे हमें इफ़ेक्ट चाहिए वो वहाँ पे ही इफ़ेक्ट करता है जी। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट इन्हेलर होता है। इन्हेलर के साथ कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती हैं जो व्यक्ति को लेना होता है। ये तो आपकी हुई ट्रीटमेंट मतलब मेडिसिन, बट अस्थमा में सिर्फ मेडिसिन ही नहीं है, इसका परहेज सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं उसी पर आने वाला था कि जो आपने मेडिकल लेवल पे जो आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन आपको लाइफस्टाइल में या आपके खान पान में किस तरह के बदलाव करने चाहिए जिससे कि ये बीमारी अगर आपको हो गई है तो उसका प्रभाव कम हो और मेडिसिन भी ज़्यादा असर दिखा पाएँ। तो जैसे कि सर बोल रहे हैं हमारे कि क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका ट्रीटमेंट है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको धुएं से, डस्ट से परहेज रखना है, आपको डस्टी एरियाज़ में नहीं जाना है। यदि आपको जाना आवश्यक ही है तो आप एक मास्क लगाएं और या फिर अपने मुंह को और नाक को एक कपड़े से सूती कपड़े से ढक सकते हैं। दूसरा, आपको खान पान में भी परहेज़ रखना है, जैसे कि ठंडे पदार्थ नहीं खाने हैं, फ्रिज से निकला हुआ दही, मठा, आइसक्रीम, इन सब को अवॉइड करना है। आपको खाने में नींबू और अन्य ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है। किसी को नट्स मतलब कि मूंगफली से भी काफ़ी अस्थमा होता है, मूंगफली, सी प्रोडक्ट्स, इन सब से भी काफ़ी एलर्जिक होते हैं, तो ये आपको देखना है और अवॉइड करना है। कुल मिला के आप अपनी डिज़ीज़ सबसे अच्छे से समझ सकते हैं। आपको जिस भी फूड प्रोडक्ट से लगे कि हमें छींकी आ रही हैं या उसको लेने के बाद हमें खांसी बढ़ गई है, मतलब आप उससे एलर्जिक हैं और आपको उसे अवॉइड करना है जी। तो आपने खान पान के बारे में बता दिया और दूसरे सुधारों के बारे में बता दिया। एक चीज़ और आती है कि इससे जुड़ा हुआ व्यायाम, अगर आप बता सकें कि योग, प्राणायाम या अन्य किसी किस्म के व्यायाम से इसमें कोई हेल्प मिलती है क्या? देखिए, व्यायाम एक ऐसी चीज़ है जो सारी ही बीमारियों में हेल्प करता है। सबसे व्यायाम से आपके लंग्स स्ट्रेंथन होते हैं, तो हर किसी भी प्रकार के व्यायाम जैसे कि वॉकिंग करना या फिर आप थोड़ा सा रनिंग अगर कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। योग भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, उससे आपके सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा, व्यायाम और योग से, मेडिटेशन से आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है अस्थमा का। कई लोगों को साइकोलॉजिकल फैक्टर से अस्थमा होता है, जैसे एकदम दुखी हो जाते हैं तो भी अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है। तो स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, व्यायाम करना है और ये आपके अस्थमा में हेल्प करेगा जी। और डॉक्टर साहब, चलते चलते हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों की ऐसी हैबिट्स होती हैं कि वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं या कुछ इस तरह की उनकी अदर काइंड ऑफ हैबिट्स होती हैं, तो वो थोड़ा सा दर्शकों को और डांटिए और समझाइए कि इनको क्या और नहीं करना है। तो देखिए, सिगरेट तो अस्थमा का दुश्मन है। सिगरेट न कि सिगरेट पीने वाले को, अपितु जो सिगरेट पीने वाले के साथ बैठता है, पैसिव स्मोकर्स, पैसिव स्मोकर्स, बहुत अच्छा बताया हमने, पैसिव स्मोकर्स, उनको भी अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है इसके धुएं से। दूसरा, जब ये डस्ट अंदर जाता है तो हमारे फेफड़ों की जो लाइनिंग है उसमें और ज़्यादा सूजन और लालपन क्रिएट करता है, जिससे कि अस्थमा आपका कंट्रोल भी नहीं हो पाता है और अपितु आपको और बढ़ जाता है, इसलिए ये आपको अवॉइड करना है जी। पेरेंट्स, मैं अपनी तरफ से एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप बच्चों के पिता हैं और आप स्मोक करते हैं तो आप ये जान लें कि आप स्मोक जो कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, साथ ही अपने बच्चों को भी आप अस्थमा की ओर ढकेल रहे हैं या किसी और बीमारी की तरफ भी आप ढकेल रहे हैं। तो कोशिश करें कि इस लत से आप दूर हो जाएं और जल्द से जल्द जब आप छुटकारा पा लेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं
और अगर आपकी अस्थमा से जुड़ी हुई कोई और क्वेरीज़ हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम जल्द से जल्द डॉक्टर साहिबा का अगला इंटरव्यू करेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों के जवाब दे सकें। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।